In this video, I will be talking about cardiac tamponade. ये क्वेश्चन यूनी में AKU में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। इसमें होता क्या है कि पेरिकार्डियल सैक होता है, मायोकार्डियम के बाहर जो पेरिकार्डियम होता है, हार्ट के बाहर एक पेरिकार्डियल सैक होता है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। और उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट करने की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस करता है, और वही प्रेशर जो है कार्डियक चैम्बर को क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसके वजह से ब्लड का इनफ्लो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है ना। बहुत वीनस रिटर्न भी कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी ड्रॉप कर जाता है। पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी विल बी लॉस्ट। पेशेंट का हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाता है, मतलब शॉक में चला जाता है। पेशेंट का अगर कार्डियक आउटपुट बंद हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि शॉक में जा सकता है पेशेंट, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। मतलब वॉल्यूम सही से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, अगर इनपुट नहीं आएगा हार्ट का चैम्बर सारा कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। जैसे ये हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया तो इसके चारों तरफ जो होता है ना पेरिकार्डियल सैक होता है, ठीक है ना। इसी पेरिकार्डियल सैक में अगर फ्लूइड नॉर्मली 30 to 50 ml होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, बट इन सम केसेस जैसे कि फ्लूइड यहाँ भरने लगता है, तो यहाँ फिर फ्लूइड जब भरने लगेगा तो इस पर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ से, तो इसके वजह से इसमें प्रॉब्लम होता है कार्डियक टेम्पोराइड में, ठीक है। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और इसके लिए रैपिड एंड करेक्ट डायग्नोसिस मस्ट बी, मतलब ज़रूरी है ताकि सेव किया जा सके लाइफ। अगर जल्दी से सही डायग्नोसिस हो गया और सही से नीडल एस्पिरेशन कर देते हैं और तो उस समय जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर वही सही टाइम पे नहीं ट्रीटमेंट किए तो ये पेशेंट उसी समय डेथ कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस डायग्नोसिस होता है बेस्ड ऑन हिस्ट्री, साइन, सिम्टम्स में इको का ज़रूरत होता है कंफर्म करने के लिए। अच्छा, क्या क्या फैक्टर है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक टेम्पोनाइड? कौन से 3 फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है? अमाउंट ऑफ ब्लड है, रैपिडिटी विथ विच फ्लूइड इज एक्यूमुलेटिंग, इफ़ ग्रेजुअल फ्लूइड, अगर ग्रेजुअल फ्लूइड फीलिंग होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समटाइम्स कार्डियक टेम्पोनाइड डेवलप्स आफ्टर 2 लीटर ऑफ द फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मतलब धीरे धीरे अगर डेवलप कर रहा है और पेरिकार्डियम जो है स्ट्रेच करते जाता है तो 2 लीटर तक भी नहीं डेवलप करता है। ये जो है कार्डियक टेम्पोनाइड जो है, मतलब जो है 2 लीटर तक भी कंप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी एक्यूमुलेशन होगा वेरी रैपिड तो इवन 100 to 200 ml ऑफ ब्लड accumulation, 100 to 200 ml of fluid accumulation can also produce कार्डियक टेम्पोनाइड, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिलता है पेरिकार्डियम को कि स्ट्रेच करे, और वो क्या कर देता है कि हार्ट का मसल को मतलब श्रिंक कर मतलब ये पुश कर देता है ताकि हार्ट जो सही से अपना ये नहीं पुश नहीं कर पाए। और कंप्लायंस क्या होता है? तीसरा फैक्टर है कंप्लायंस, तो स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ पेरिकार्डियल सैक। इफ़ इट्स स्टिफ, अगर स्टिफ पेरिकार्डियल सैक है तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैन प्रोड्यूस कार्डियक टेम्पोनाइड। अगर स्टिफ है, फैलेगा नहीं, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो पेरिकार्डियल सैक है बाहर का, तो वो अगर फैलेगा नहीं तो सीधी सी बात है कि ये कंप्रेस कर सकता है। इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर अगर 15 mm ऑफ HG से ज़्यादा होगा इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, तो समझ लीजिएगा कि कार्डियक टेम्पोनाइड स्टार्ट डेवलपिंग। जल्दी जल्दी करना है इस वीडियो को। कार्डियक टेम्पोनाइड 2 टाइप का होता है, एक्यूट 100 से 200 ml में ही कार्डियक टेम्पोनाइड डेवलप हो जाता है, सब एक्यूट, और क्रोनिक में 2000 ml यानी 2 लीटर तक चला जाता है तब कार्डियक टेम्पोनाइड डेवलप होता है। सब एक्यूट में कारण देख लेंगे तो एक इसके लिए लॉन्ग मतलब लंबा ड्यूरेशन होता है, नियोप्लेजिया और TB जनरली हमको याद रखना है, और इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस से, वायरल अटैक से, ये सब चीज़ें हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे एक्यूट में क्या होता है, तो कॉजेज़ क्या है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का?
कॉजेज ऑफ वेरी रैपिडली डेवलपिंग कार्डियक टेम्पोनेट, चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है, स्टैब इंजरी कर देगा, पेरिकार्डियम को में अगर स्टैब इंजरी कर दिया तो रप्चर ऑफ द फ्री वॉल ऑफ द हार्ट, अगर पोस्ट एमआई मतलब रप्चर कर गया, अगर फ्री वॉल ऑफ द हार्ट का वॉल रप्चर कर गया तो ब्लड जो है मूव कर सकता है पेरिकार्डियल सैक में। अगर पोस्ट एमआई फ्री वॉल रप्चर हो जाएगा, पोस्टीरियर मतलब एमआई होने के बाद अगर फ्री वॉल हार्ट का रप्चर कर गया तब भी उसमें भी जो है ये क्या हो सकता है, ये अगर रप्चर कर गया तो पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें आ सकता है, जो ब्लड जो है पेरिकार्डियल सैक में एक्यूमुलेट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या पैरासेंटेसिस काउंटर इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि जितना हम पैरासेंटेसिस करते जाएंगे ब्लड आते जाएगा तो ये ब्लड रुकेगा नहीं। डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा का मतलब है कि एओर्टा का जो वॉल होता है उसमें डिसेक्शन टीयर हो जाता है और ब्लड जो है ट्यूनिका इंटीमा से अंदर में ट्यूनिका मीडिया में जाता है और इवन आउटर वॉल को भी रप्चर कर देता है और पेरिकार्डियल सैक में चला जाता है। अच्छा, इन पे इफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पेशेंट, इन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पेशेंट इफ यू गिव एंटीकोगुलेंट्स डेथ में ऑकर, एक ऐसा लाइन लिखा हुआ, ठीक है। समटाइम्स एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पेशेंट लाइक चेस्ट पेन, मतलब कुछ पेशेंट ऐसा होता है कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट जो है इस्चेमिक सिम्टम्स लाइक एंजाइना के जैसा प्रेजेंट करते हैं, प्रेशर लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। कॉजेज ऑफ कार्डियक टेम्पोनेटिस सपोरेटिव, और दूसरा अदर कॉजेज है सपोरेटिव पेरिकार्डाइटिस, रीनल फेलियर, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस जो कि पेनलेस होता है, जैसे टीबी का भी पेरिकार्डाइटिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस का, वो भी पेनलेस होता है, ठीक है। अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट का देखें तो बेक्स ट्रायड इसको में याद रखना होता है कि इंक्रीज जेबीपी होता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर और विथ पैराडॉक्सिकल पल्स। और पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होता है, हमको ये जानना है पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होता है, या मफल्ड हार्ट साउंड क्या होता है, सॉफ्ट एपेक्स बीट। तो सबसे पहली बात है जेबीपी को देखेंगे। जेबीपी में यहाँ पे अगर हमको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जेबीपी के बारे में तो जेबीपी के बारे में भी हम लिख सकते हैं। ये ए वेव होता है, सी ए वेव क्यों होता है, तो एट्रिया जो है ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ए वेव जेबीपी में जुगुलर वेनस प्रेशर जो है, एक्चुअली जुगुलर वेनस प्रेशर जो है रिप्रेजेंट करता है एट्रियल प्रेशर को, क्योंकि डायरेक्टली ये लिंक्ड होता है, ठीक है ना। जो चेंजेस होगा उसकी वजह से जो जेबीपी में चेंजेस होगा, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ए वेव प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्रेशर बढ़ेगा इसमें। अब क्या होगा कि सी वेव जो है ना, एक बार और जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब जो है क्या हुआ कि ब्लड जो है नीचे आ गया। अब क्या हुआ, ब्लड जो नीचे आ गया तो इसमें प्रेशर कम होने लग गया एट्रियम में, एट्रियम प्रेशर कम हुआ तो उसके बाद जो है को ये ब्लड जो है, ये वाल्व जो है ट्राइकस्पिड वाल्व जो है बंद हो जाता है तो ये सी वेव प्रोड्यूस करता है। अब जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो उसके बाद जो है एट्रिया रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, एट्रिया रिलैक्स होता है तो एक्स डिसेंट प्रोड्यूस करता है। अब जब एट्रियम रिलैक्स करता है तभी एक्स डिसेंट हुआ है, और फिर उसके बाद वेनस ब्लड जो है ना एक्यूमुलेट करने लगता है राइट एट्रियम में। जैसे ही वेनस ब्लड एक्यूमुलेट करने लगेगा तो ये वी वेव प्रोड्यूस करेगा, ताकि अब रिलैक्स तो हमेशा नहीं ना कर सकेगा, एक टाइम के बाद जो है और प्रेशर बढ़ने लगेगा राइट एट्रियम में। और जो है उसके बाद से वाई डिसेंट कैसे होता है, लास्ट में वाई डिसेंट होता है जब ए वी वाल्व खुल जाता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड वाल्व जो है खुलता है तो वाई डिसेंट होता है, तो प्रेशर रिलीज करता है इसमें से जब ब्लड आने लगता है, तो इसी चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कार्डियक टेम्पोनेट के केस में क्या होता है ना कि वाई डिसेंट जो है ना इस तरह का होना चाहिए था, जो कि लॉस हो जाता है, और शार्प एक्स डिसेंट होता है, ठीक है। हार्ट साउंड नोट हर्ड वेरी वेल, सॉफ्ट मफल्ड एंड लॉस ऑफ एपेक्स बीट होता है हार्ट साउंड। और बीपी के बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि बीपी जो है ना इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर जो बढ़ेगा तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर फीलिंग घटेगा, एंडास्टोलिक वॉल्यूम घटेगा, तो एंडास्टोलिक वॉल्यूम घटेगा तो डिक्रीज मायोकार्डियल स्ट्रेच कम होगा, समझ में आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होगा।
अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम होगा तो कंपनसेटरी में बॉडी कुछ तो करेगा ना, सिंपैथेटिक आउटफ्लो करेगा, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, टैकीपनिया ऑकर्स होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंग्जियस लूप, कोल्ड नोज एंड पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी, फीचर्स ऑफ शॉक। ठीक है। अगर कोई कहा जाता है कि अगर कोई टेकीकार्डिया नहीं है तो कोई मतलब कार्डियक टेम्पोनार्ड भी नहीं है, एक्सेप्ट इन द केसेस जैसे कि पेरिकार्डियल प्लूरल इफ्यूजन ड्यू टू मिक्स एडिमा। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि टेकीकार्डिया ऑलरेडी इसमें जो है ब्रेडिकार्डिया होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और ये यूरेमिया पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया होता है। हार्ट ब्लॉक के केस में ये जो है टेकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया मिल सकता है। टर्मिनल केस एकदम पेशेंट हालत ख़राब है, लास्ट स्टेज में चल रहा था, उसमें भी हार्ट जो है सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। बीटा ब्लॉकर का पेशेंट में भी हार्ट मतलब टेकीकार्डिया नहीं होता है। बाकी इफ़ जेवीपी नॉट इंक्रीजेज नॉट कार्डियक टेम्पोनार्ड, ये भी कहा जाता है कि जेवीपी अगर इंक्रीज नहीं है और टेकीकार्डिया नहीं है तो जनरली कार्डियक टेम्पोनार्ड को रूल आउट कर देते हैं। ठीक है ना। क्रोनिक, अभी तक तो एक्यूट कर रहे थे, क्रोनिक कार्डियक टेम्पोनार्ड में क्या होता है कि फीचर्स ऑफ हार्ट फेलियर के जैसा फीचर्स होता है। अब हार्ट फेलियर का फीचर होगा तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज़्यादा प्रेशर लगाओगे लॉन्ग टाइम में तो आईवीसी प्रेशर, इंफीरियर वेना का प्रेशर इंक्रीज करेगा, जेवीपी प्रेशर इंक्रीज करेगा, हिपैटोमेगाली, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस, सिस्टेमिक एडिमा, ये सब प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो हार्ट कंप्रेस कर जाता है तो फीचर्स ऑफ पल्मोनरी एडिमा भी होगा। अगर लेफ्ट हार्ट जो है कंप्रेस करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्रेस होगा तो लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे। लेफ्ट एट्रियम प्रेशर बढ़ेगा तो वेनस पल्मोनरी वेन्स में भी, पल्मोनरी वेन में भी प्रेशर बढ़ेगा, जिसके पल्मोनरी कैपिलरी में प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा। ठीक है। इसका फीचर्स क्या क्या होगा तो डिस्पनिया, कफ, ऑर्थोपनिया, यानी ऑर्थोपनिया क्या होता है तो डिस्पनिया वर्सन्स व्हेन लिम्फ लाइंग डाउन इन सुपाइन पोजीशन। सब क्लिनिकल फीचर्स पढ़ रहा हूँ। क्रोनिक कार्डियक टेम्पोनार्ड में वेरी लिस्ट फीचर्स ऑफ एक्सट्राइड के बहुत कम फीचर होता है, लेकिन जेवीपी कम उतना ज़्यादा कम नहीं होता है मफल्ड हार्ट में। अच्छा ठीक है। अब जो अंडरलाइंग कॉज का है उसका साइंस और सिम्टम्स दिखेगा, टीबी का, नाइट स्वेट फीवर, रीनल फेलियर, यूरेमिया, मैक्सिडेमा का, फीचर्स ऑफ एक्यूट पेरिकार्डिटिस। ठीक है। एक होता है इवार्ड साइन। इवार्ड साइन क्या होता है कि जब भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से कंप्रेस करता है ना तो लंग का वेसिकुलर साउंड जो होता है ना, जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ, फ्लूइड भरा है पेरिकार्डियम में, तो वो तो लंग के पास में ही होता है ना, तो लंग के पास में होता है तो उसके वजह से जो है वेसिकुलर कुछ लंग का पार्ट को कंप्रेस कर देता है, ब्रोंकियोल्स को। तो ब्रोंकियोल्स को वेसिकुलर साउंड उसके डिस्टली, ब्रोंकियोल के डिस्टली जो है जो भी वेसिकुलर साउंड होता है, डलनेस ऑन द परकंसन ऑफ द लंग, वेसिकुलर साउंड जो है वो एब्सेंट हो जाता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट है पल्सस पैराडॉक्सिस। ये पल्सस पैराडॉक्सिस कुछ नहीं है, बस नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि इंस्पिरेशन के टाइम में हमारे साथ क्या होता है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इंस्पिरेशन की वजह से। तो चेस्ट वॉल और डायफ्राम जो है एक्सपैंड करता है इंस्पिरेशन के टाइम में, तो ब्लड इज इन सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ये शक्ट होता है राइट हार्ट में, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है सेप्टम राइट ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट है पल्मोनरी वेस्कुलेचर भी, इसमें दो केस है, एक तो आरबीसी आईबीसी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड है, और यहाँ से पल्मोनरी वेस्कुलेचर में भी डायलेट कर जाता है कि एक्सपेंशन ऑफ लंग की वजह से, तो इसमें भी लेस ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट हार्ट। क्योंकि लेफ्ट हार्ट में इधर डायलेट कर गया पल्मोनरी कैपिलरी में, पल्मोनरी वेंस से ड्रेनेज कम होगा क्योंकि उधर कम प्रेशर हो गया, तो लेफ्ट हार्ट में जो है कम ड्रेनेज होगा, तो लेफ्ट हार्ट में जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर का एंडायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा तो कार्डियक आउटपुट और जो है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर भी कम होगा लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से। और एक्सपीरेशन में क्या होता है कि और इसी के वजह से यही कारण है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने का कारण। तो
थोड़ा सा पल्सस पैराडॉक्सस ये चीज़ है कि इंस्पिरेशन के टाइम में अगर 10 से कम मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है एज कंपेयर टू एक्सपीरेशन ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है ना, 10 से कम, तो ये नॉर्मल पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है ना, नॉर्मल है। अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन पल्सस पैराडॉक्सस उसको बोला जाता है कि जब इंस्पिरेटरी ड्रॉप इन सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर मोर देन 10 mmHg हो जाता है। तो इतना बस याद रखना होता है। डायस्टोलिक के साथ ये नहीं होता कि इसके साथ नहीं चेंज नहीं होता डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ नहीं चेंज होता। समटाइम्स कुछ टाइम क्या होता है कि पेरिफेरल पल्स बिकम वेरी वीक एंड एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। पल्सस पैराडॉक्सस में क्या पेरिफेरल पल्स सब कभी कभी बहुत वीक हो जाता है। पल्सस पैराडॉक्सस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लू टुवर्ड्स द कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखना है, कुराटोकॉफ साउंड। एक हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ा था कि कुराटोकॉफ साउंड कब प्रोड्यूस होता है। तो जब कुराटोकॉफ का कफ का प्रेशर और सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो होता है ना इक्वल होता है, तब कुराटोकॉफ साउंड K1 प्रोड्यूस करता है, स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है जो कि और ये जो है K2 जो है ना अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो थ्रू आउट द एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन जो हमको जो सुनाई दे रहा है अगर कोई साउंड तो वो K2 हुआ। और सिर्फ K1 जो सिर्फ एक्सपिरेशन के दौरान ही सुनाई देता है, क्योंकि ये ज़्यादा BP होता है इस टाइम SBP। व्हेन यू मेजर द DP, अगर हम नॉर्मल पेशेंट में भी पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिल सकता है, इसीलिए कभी भी नॉर्मल पेशेंट को हम नहीं बोलते हैं कि लंबा सांस लेके रोके रखने के लिए, ठीक है ना। पल्सस पैराडॉक्सस स्पेसिफिक नहीं है कार्डियक टेम्पोनेट के लिए, और ये पल्सस पैराडॉक्सस बहुत सारे डिजीज़ में मिल सकता है, जैसे क्रोनिक एयरवे डिजीज लाइक अस्थमा, COPD, चेस्ट हैज़ टू इन्फ्लेट वेरी हार्डली टू ब्रेथ इन, ठीक है ना। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में भी पल्सस पैराडॉक्सस मिलता है, लेकिन लेस ऑफन होता है 30% में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैसिव है तो उसमें भी पल्सस पैराडॉक्सस मिल सकता है। राइट हार्ट ओवरलोड प्रेशर, अच्छा सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक भी है तो उसको भी मिल सकता है कि ये पल्सस पैराडॉक्सस एक कुस्मॉल साइन होता है, ठीक है ना। तो कुस्मॉल साइन के क्या होता है कि इंस्पिरेशन के टाइम में ना JVP फेल्स होता है, फेल्स टू गो डाउन, इवन JVP गोज अप। मतलब ये इस केस में नॉर्मली क्या होता है कि इंस्पिरेशन के टाइम में JVP डाउन जाता है, लेकिन इस कार्डियक टेम्पोनेट के केस में इसको स्मॉल साइन कब कहते हैं, जब ये JVP गोज अप होने लगता है। नॉर्मल होता है क्या कि इंस्पिरेशन करोगे ना तो JVP भी कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड जो है जितना शक कर लिया ना, कार्डियक जो लंग एक्सपेंड, चेस्ट वॉल एक्सपेंड किया है, डायफ्राम एक्सपेंड किया, तो जो है सुपीरियर वेना के बाद से ब्लड जो है शक इन होता है राइट एट्रियम में, तो JVP कम होगा। लेकिन यहाँ कार्डियक टेम्पोनेट के केस में नहीं होता है, यही स्मॉल साइन कहा जाता है। और ये जो है मोर ऑफन इट इज जो स्मॉल साइन है जो कि ज़्यादा पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या क्या करना है, डायग्नोसिस के लिए तो हमको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, इको, और ये कंफर्म करने के लिए होता है। लेकिन ये तो हिस्ट्री और साइनल सिम्टम्स के बेसिस पे क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, ये कंफर्म और रिजेक्ट कर सकता है ECG के आपको कार्डियक टेम्पोनेट है कि नहीं है, ठीक है ना। अब 2D डॉपलर करते हैं। एक तो 2D डॉपलर हुआ, तो 2D डॉपलर का इंडिकेशन राइट एट्रियल कोलैप्स होता है या राइट वेंट्रिकल कोलैप्स होता है ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ ईच, एबनॉर्मल मोशन ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सब देखा जा सकता है 2D इको से, ठीक है। इतना हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा एक ट्रांसथोरेसिक में डॉपलर होता है, तो डॉपलर से हम क्या क्या देख सकते हैं, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ये सब उतना ज़्यादा लिखने का यहाँ ज़रूरत हमको नहीं है। नॉर्मल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, राइट कार्डियक ओवरफिल्ड, लेफ्ट हार्ट अंडरफिल्ड, कार्डियक टेम्पोनेट पेशेंट इज एक्सेजरेटेड राइट हार्ट ओवरफिल्ड, यही चीज़ होता है, ठीक है ना। ट्रांस इसोफिजियल पर इको देख लेते हैं। एक ट्रांस इसोफिजियल इको जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है ना।
सस्पेक्ट करने के लिए एओर्टिक रिगर्जिटेशन, फ्री वॉल वेंट्रिकल रप्चर, ये सब चीज़ हैं, उतना ज़्यादा पढ़ने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ईसीजी के बारे में, ईसीजी कार्डियक टेम्पोनाट में कैसा दिखेगा, तो हमको बस इतना याद रखना है कि कार्डियक टेम्पोनाट के पीयर सेगमेंट जो है डिप्रेशन होता है और एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन कॉन्केविटी अपवर्ड्स होता है, एसटी सेगमेंट तो एलिवेशन होता है लेकिन कॉन्केविटी अपवर्ड होता है। बस पोस्ट एमआई पेशेंट जो होता है ना, उसमें भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है, बट यहाँ पे जो है एलिवेशन होता है, बट ये ऐसा होता है कॉन्केविटी फॉल टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स होता है, यहाँ अपवर्ड होता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। वोल्टेज लो होता है, फ्लूइड जो है हार्ट के ऊपर में जो फ्लूइड है वो कंडक्ट नहीं होने देता है करंट को अच्छे से। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस बोला जाता है। एक इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ईसीजी क्यूआरएस जो भी कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है चेंज होते रहेगा बार बार, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस होता है, इसमें जीन होता है कार्डियक टेम्पोनाट के पेशेंट में। और चेस्ट एक्सरे में क्या है कि जब 250 ml से ज़्यादा अगर ब्लड एक्यूमुलेट करेगा तभी चेस्ट एक्सरे में चेंजेस हमको दिखेगा। लेकिन अगर एक्यूट कार्डियक टेम्पोनाट का वेरी एक्यूट कंडीशन है, कार्डियक टेम्पोनाट फ्लूइड है, तो इसको हमको चेस्ट एक्सरे में इनलार्ज कार्डियक शैडो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। एक इनलार्ज कार्डियक शैडो को ही सिलहॉट बोला जाता है चेस्ट एक्सरे में। पल्मोनरी एडिमा लंग फिट्स आर नॉट क्लियर, बट इन कार्डियक टेम्पोनाट में जो है ना लंग फिट्स क्लियर होता है, पल्मोनरी एडिमा में नहीं है। दूसरा नेक्स्ट टेस्ट है सीटी, एमआरआई, मेलिग्नेंसी और लोकुलेट करने के लिए देखेंगे, लोकेट करेंगे, लेजन लोकेट करने के लिए सीटी एमआरआई करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। डायस्टली में ऑल चैम्बर्स तो प्रेशर नियरली सिमिलर होता है। और अदर टेस्ट है तो जाके बाकी जो सेकेंडरी कॉजेज के थ्रू हो रहा था उसको एसटीबी, एसएलई, मिक्सिडिमा, रीनल फेलियर, ये सब के लिए मैनेजमेंट कैसे करेंगे कार्डियक टेम्पोनाट के पेशेंट। तब सबसे पहले पेशेंट एक्यूट पेरिकार्डाइटिस विथ फ्यूजन में आएगा तो कार्डियक टेम्पोनाट येट नॉट डेवलप्ड। अगर मतलब पेशेंट आया है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में पेशेंट विथ फ्यूजन के साथ, तो अगर उसको कार्डियक टेम्पोनाट नहीं डेवलप होता पोस्ट हॉस्पिटलाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, पल्स, बीपी, बैकस्ट्राइड में क्या जेवीपी, बीपी, हार्ट साउंड, ये सब चेक करते, मॉनिटर करते रहते हैं, सीरियल इको करते रहते हैं। और मैनेजमेंट क्या है तो ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस है मैनेजमेंट इसका। पेरिकार्डियोसेंटेसिस करने से बहुत चीज़ जल्दी रिलीव आ जाता है, यही थोड़ा सा भी फ्लूइड निकाल देने से बहुत जल्दी रिलीव आ जाता है, ये सब चीज़ है नॉर्मल। और पहले एस्पिरेट करने के फ्लूइड से पहले आईवी लाइन लगा देते हैं डेक्स्ट्रान और डेक्स्ट्रान वगैरह, ताकि वॉल्यूम सिचुएशन जो है वॉल्यूमिक सिचुएशन के हिसाब से। और कैसे करते हैं तो वी ट्राइंग टू प्रिवेंट डायस्टोलिक कोलैप्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है हार्ट जो है कोलैप्स ना करते। ज़्यादा देर तक अगर बाहर से पेरिकार्डियल फ्लूइड से पुश करेगा हार्ट को तो कोलैप्स कर सकता है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी अरेंज रखना चाहिए कि पेशेंट को एलिवेटेड रखेंगे 45 डिग्री एंगल पे। 18 से 22 गेज नेडल लेके पैरासेंटेसिस जो पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो पेरिकार्डियल सेंटेसिस कर रहे हैं तो उसको जो है 18 से 22 गेज नीडल यूज करेंगे। सब जिफोइड प्रोसेस जो है जिफोइड प्रोसेस के थोड़ा सा नीचे उस पर 45 डिग्री विद स्किन के साथ करते हैं। और नीडल को पॉइंट करेंगे लेफ़्ट शोल्डर की तरफ, ठीक है ना। और जब तुम पहुंचोगे पेरिकार्डियल स्पेस में तो फ्लूइड एस्पिरेट फ्लूइड करना है, निकालना है। कॉशन ये सावधान रहना है कि हम मायोकार्डियम ना इंजरी कर दें। कार्डियक मॉनिटर लगा के इसी चीज़ देखते रहते हैं। नीडल गाइडेड और इंजरी ना हो उसके लिए इको और फ्लोरोस्कोपिकली गाइडेड नीडल इंसर्ट करते हैं। और मल्टी होल पिगटेल कैथेटर लगा के रखते हैं कुछ दिन तक, फ्यू डेज़ के लिए। उसके बाद जब बहुत ही कम फ्लूइड आने लग जाता है तो इसको रिमूव कर देते हैं पिगटेल कैथेटर को, ठीक है ना। अगर हीमोरेजिक फ्लूइड होगा ना तो डार्क होगा और डार्क कलर और क्लॉट नहीं करेगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा। अगर ब्राइट ब्लड होगा तो और क्लॉट प्रेजेंट होगा तो समथिंग समझ रहना है कि गलती हो रहा है। तो
अगर रिकरेंट टेम्पोनार्ड हो रहा है तो कार्डियक टेम्पोनार्ड होता है, तो लेकुलेटेड और देयर इज ए लेकुलेटेड फ्लूइड, डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो पर्पस यू हैव टू टेक टिश्यू सैंपल। अगर मतलब डायग्नोसिस पर्पस के लिए टिश्यू सैंपल लेना है तो सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे, लिमिटेड सब्जिफोइड थोरैकोटोमी करते हैं। अगर रिकरेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है तो क्या करेंगे, न्यूप्लेसिया के केस में तो पेरिकार्डियल विंडो बना देते हैं कि मीडिया स्टेनम से और पेरिकार्डियम में एक फिस्यूला क्रिएट कर देते हैं, ताकि वो फिस्यूला के थ्रू जो ड्रेनेज लिम्फेटिक्स, यहाँ बहुत सारा मीडिया स्टेनल में ड्रेनेज सिस्टम होता है, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होता है, तो प्लूरल स्पेस का जो मीडिया स्टेनम या प्लूरल स्पेस में जो भी लिम्फेटिक्स है वही उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है उसको भी एब्जॉर्ब करते रहेगा। एक प्लूरोडेसिस होता है, प्लूरोडेसिस में क्या होता है, ब्लियोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये एक इरिटेंट है, उसको इंजेक्ट कर देते हैं पेरिकार्डियल सैक में, लास्ट स्टेज है, तो स्क्लेरोजिंग एजेंट है, इरिटेट करता है पेरिकार्डियम को और फाइब्रोसिस करवा देता है, पेरिकार्डियल कैविटी डिसअपीयर कर जाता है। लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशंस ये है कि साइड इफेक्ट ये है कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस करा सकता है, टर्मिनल कैंसर पेशेंट को देते हैं। और एक कार्डियक्टोमी होता है, फ्रेनिक नर्व को इंजरी करने से बचा के रखना, कॉशन सावधानी रखना, बलून पेरिकार्डियोटोमी होता है। थैंक यू।